नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड और मैं हूं मिहिर भट्ट। आज एक अच्छे संकेत के साथ इस हफ्ते की और आज के दिन की शुरुआत होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन साथ ही कुछ एक ट्रिगर्स हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम अर्निंग्स, एक तो सीपीआई का आंकड़ा है जिस पर बाजार की नज़र रहेगी, लेकिन मोर देन एनीथिंग एल्स आज नज़र रहेगी इन्फोसिस पर। ओवर द वीकेंड काफ़ी न्यूज़ फ्लो रहा है और आज सुबह भी मार्केट्स ओपन होने से पहले मैनेजमेंट के कई बयान हैं जिसका सीधा असर आज इन्फोसिस पर देखने को मिलेगा। और आज शाम को मुंबई में इनफैक्ट जो फंड मैनेजर्स हैं उनके साथ इन्फोसिस के मैनेजमेंट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है मीटिंग के बाद। तो देखना होगा कि यहाँ पर न्यूज़ फ्लो क्या रहता है, लेकिन डेफिनेटली इंडिकेटिव टिक्स में एटलीस्ट जो संकेत आज देखने को मिलेंगे वो काफ़ी हैं। बिल्कुल। इन्फोसिस हालांकि पिछले सेशन में अच्छे गेंस के साथ क्लोज भी हुआ था और करीब हमने 2.5% के आसपास की बढ़त देखी भी थी। बहुत संक्षेप में अभिजीत, आपके कमेंट्स क्या हैं इन्फोसिस के मूव पर? Well, Dipali, short-term bounce back in a medium-term downtrend. The best thing about the chart is 900 का support is holding very well. It's extremely strong. जो कि 900 का levels हम लोग ने May 2015 में भी this stock has given support at this zone. So very important support zone से the stock has bounced back once again. Last time अपने को जो ये move मिला था bounce back from the level of 900, we saw a test of little above the 1000 mark. अगर 1000 के ऊपर breakout दे के sustain करता है, then it will confirm a pattern which will extend the upside close to that 1100, but that is a slightly longer story. From a short term point of view, it has to deal with the 975 1000 zone जहाँ पे इसका immediate resistance है. Recent move जो देखने को मिला था, it's highly likely that इस zone में it will face some amount of selling. इस बीच एक अच्छी चीज़ ये है इस हफ्ते की शुरुआत में कि जो फ्राइडे का डेटा था वो भी अच्छा था और आज सुबह भी अगर आप देखें जो इंटरनेशनल क्यूज़ हैं वो अच्छे हैं। आप खासकर अगर एशियन इंडाइसेस को देखें या फिर एसजीएक्स निफ्टी को, तो करीब 0.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो एटलीस्ट जो शुरुआत है मार्केट की वो अच्छी होगी एंड डेफिनेटली 8800 प्लस का जो लेवल है उस पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में मार्केट कंफर्टेबली होल्ड कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या 8900 के पहले ही निफ्टी विल रन इनटू रेजिस्टेंस, बिकॉज अगर ये होता है तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा डैम्पनर साबित हो सकता है आज के ट्रेड के लिए। बिल्कुल, लेकिन रुपए की ओपनिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगी आज के सेशन की और इंडिकेटिव एक्शन में अगर निफ्टी को देखें तो अभी 8800 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 8819 के लेवल्स पर अभी निफ्टी है, लेकिन रुपए को देखें तो 66.88 के मुकाबले अभी रुपया 66.90 पर खुला है, तो फ्लैट है लेकिन कमजोर है, 2 पैसे कमजोर से 66-90 पर रुपया भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन फटाफट से जान लेते हैं स्टॉक्स फास्ट 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स डिम्पी से। बताइए डिम्पी। शुक्र दीपाली। पहला शेयर होगा विम्टा लैब्स का, क्योंकि नंबर्स के बेसिस पर ये शेयर चलेगा और इसका मुनाफा लाखों से बढ़कर करोड़ों में आ चुका है। पहले 88 लाख का मुनाफा था, अब जो बढ़कर करीब 2.5 करोड़ का हो गया है, तो इसका फायदा इसको मिलेगा और इसकी बिक्री भी बढ़ गई है, 29 करोड़ से 38 करोड़ हुई है, तो 117 का टारगेट है। इरोज इंटरनेशनल पर भी आप नजर रख सकते हैं, इसका बीटा करीब 100% और इसका मुनाफा करीब 150% बढ़ा है नंबर्स में और लास्ट सेशन में भी चला है, आज भी चल सकता है। 210 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें। ईसीई इंडस्ट्रीज, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है, 235 रुपये तक का टारगेट रख के आप खरीदारी करें। कंपनी ने 86 लाख के घाटे के मुकाबले इस बार करीब 2.5 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। इसके अलावा टेक्नो इलेक्ट्रिक पे आप नजर रख सकते हैं, बायबैक को मंजूरी मिली है बोर्ड की तरफ से और 400 रुपये का बायबैक होगा पर शेयर के हिसाब से, और अभी शेयर तो 370 का है, तो इसलिए आज ये शेयर थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, 385 रुपये तक का टारगेट रखें। एनसेक्स पे आप नजर रखें क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल निवेश धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है कमोडिटी मार्केट में, और स्पॉट और वायदा कारोबार में तालमेल बिठाने के लिए कई योजनाएं बन रही है। तो एमसेक्स को सीधा बेनिफिशियरी यहाँ पे देखते हैं आप, 1102 रुपये तक का टारगेट रख के खरीदारी की जा सकती है। आईएफसीआई एक सेल कॉल है, यहाँ पे आप ध्यान रखें क्योंकि इसके जो नंबर्स आए हैं उसमें ऑपरेटिंग मुनाफे से कंपनी घाटे में लौट आई है और 154 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले उन्होंने जो घाटा दर्ज किया वो 45 करोड़ का है, तो आज थोड़ा सा वीक हो सकता है 30 रुपये तक के टारगेट के लिए। अरविंद पे आप बाय करके चल सकते हैं क्योंकि टेक्सटाइल कंपनीज में जो ताज़ा खरीदारी है ये आज भी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है, और फरवरी और मार्च वाला दोनों के अंदर अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स के साथ ये शेयर चलता हुआ दिखा है वॉल्यूम के साथ। तो 7वां शेयर है अरविंद लिमिटेड जिस पे आपको बाय करना है और इसका जो टारगेट है 394 का है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं।
8वां शेयर होगा मदनसा सुमी का, साल के उच्चतम स्तरों पर शेयर बंद हुआ है। ऑटो एंसिलरी के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है और सुबह भी हमने आपको 3-4 शेयर बताए थे। इसमें एक कैश डिलीवरी सबसे अच्छा, इसमें करीब 50% के आसपास का है, तो उस पर आप नजर रखें। टारगेट होगा 364 का। शिवम ऑटो एक और ऑटो एंसिलरी है जिस पे आप नजर रखें, इसके नतीजे आएंगे और बेहतर नतीजों की उम्मीद है। और 3 दिन से लगातार शेयर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिले, 57% की डिलीवरी, ये कहती है कि शेयर के नंबर अच्छे आते हैं तो और तेज हो जाएगा ये, तो इसलिए आप 50 रुपये का टारगेट रखें। स्टिक स्टॉप लॉस 48 का भी आप रख सकते हैं। और लास्ट में होगा उत्तम गालवा। मेटल शेयरों में आज तेजी दिख सकती है क्योंकि आर्सेलर मित्तल 7 साल बाद पहली बार मुनाफा दर्ज करती हुई दिख रही है, तो पूरे मेटल स्पेस में इसका फायदा देखने को मिलेगा। 34 का टारगेट है। बिल्कुल, तो ये वो काउंटर्स हैं जिस पर आप नज़र रख सकते हैं और साथ ही ऑब्वियसली स्टील काउंटर्स पर नज़र रहेगी जैसे डीएमपी बता रहे थे। लेकिन इस बीच इंडिकेटिव टिक्स में निफ्टी करीब 40 पॉइंट ऊपर 8832 का लेवल है, सेंसेक्स भी 85 पॉइंट्स ऊपर है और इन्फोसिस ये आधे % से ज़्यादा की मजबूती दिखा रहा है, 974 के आसपास का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभिजीत, 974 का लेवल है इन्फोसिस पर, आई एम श्योर दिस मस्ट हैव बीन डिस्कस्ड, लेकिन आज जिस तरह के इंडिकेटिव टिक्स में संकेत हैं इन्फोसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर आप रेजिस्टेंस इन्फोसिस पर कहाँ पर देख रहे हैं? Well, Mihir, last week Infosys gave a good move, especially on Friday. We have already have seen a move of close to 2.5%. We're opening this week back of a pretty good bounce back from the stock. From a short-term point of view, indicators are a little stretched. अगर एक छोटा मोटा gap up opening मिले in the stock, I think it will be used by the people who are holding overnight to book some profits. I'm talking from a very short-term intraday point of view. If you don't have the stock and you look to do an intraday trade, I think it makes sense to wait a little bit. अगर intraday कुछ एक correction मिलता है from a slightly lower price, it makes sense to buy into rather than chase. जी, चलिए ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स जान लेते हैं। संदीप मौजूद है हमारे साथ, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई इनके नंबर्स आए थे फ्राइडे को, उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अब ब्रोकर्स की जो राय है वो मिलीजुली नजर आ रही है। कोटक ने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसे हल्का इंक्रीज किया है, 160 रुपये से टारगेट प्राइस बढ़ाकर 170 रुपये किया है। एनपीएस को लेके ब्रोकिंग हाउस अब भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, जिस वजह से अब भी वो रिड्यूस कॉल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड CLSA बाय कॉल थी, अब भी उसे मेंटेन कर रहे हो, जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज किया है। 195 रुपये का पहले टारगेट प्राइस था और अब उनका मानना है कि 225 तक के जो जोन था वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं अगर आप एक साल का नजरिया लेके चलते हैं। इसके अलावा SBI के नंबर्स भी आए थे, यहाँ पे ब्रोकिंग हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। सिटी ने भी अपना जो बाय कॉल है उसे मेंटेन किया है, 320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा सिटी का मानना है। और CLSA ने भी अपनी जो निवेश की राय है उसे बरकरार रखा है, 330 तक के टारगेट प्राइस हो जाए। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्पेस में SBI को वो टॉप पिक मानते हैं और जिस तरह से इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, ऐसे CLSA मान के चल रहा है। इसके अलावा गेल के ऊपर एक रिपोर्ट आई है CLSA की, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे। सेल कॉल उन्होंने मेंटेन की है, हालांकि जो टारगेट प्राइस उसमें हल्का इंक्रीज किया है, 405 रुपये से बढ़ाकर 435 रुपये किया है। लेकिन उनका मानना है कि जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है, LPG सेगमेंट को लेकर कंसर्न्स हैं, अब भी यहाँ पे बिकवाली करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रणनीति होगी। जी, शुक्रिया संदीप आपका ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। गौरांग, हिंडाल्को और NMDC दोनों पर व्यू क्या होगा आपका? आज अर्निंग्स आने हैं और दोनों से अच्छे अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हिंडाल्को पर कवरेज थी और हमने फिर उस कवरेज को ड्रॉप कर दिया था और आज नतीजे आने के बाद, जैसे हम पहले भी धातु क्षेत्र के बारे पर बात कर रहे थे दीपाली, अगर नतीजे जो कि उम्मीद है कि बेहतर आ सकते हैं और उसी स्थिति पर आए और आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए तो ये कवरेज हम फिर से इनिशिएट करेंगे। MMTC पर अनफॉर्चुनेटली मुझे याद नहीं है हमारी कवरेज है कि नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। जी, चलिए सलाह आपको मिली है और हिंडाल्को NMDC इन दोनों पर नजर होगी आज के सेशन में। मेटल से कोई ट्रेड आप पिक करना चाहेंगे जय आज? डेफिनेटली दीपाली एक स्टॉक है जो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया अभी तक और आई गेस कुछ समय पहले डीपी ने भी जिक्र किया इसका, हिंद कॉपर। कहीं ना कहीं ये पहले भी मैं एक बार आई गेस मैं रेकमेंड कर चुका और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये स्टॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुई थी, फॉलोइंग दैट एक क्लियरली 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर दैट इज एन इम्पल्स मूव ऑन दी वीकली चार्ट्स क्लियरली कंफर्म हुआ था। उसके बाद लगभग स्टॉक ने 16% रिट्रेस किया अपने प्रीवियस फॉल को और अब
इट हैज़ अगेन स्टार्टेड टू फॉर्म हाई टॉप्स एंड हाई बॉटम। मेरा ये मानना है दीपाली की मिनिमम टारगेट ऑन द अपसाइड 82 का बनता है हिंद कॉपर में, और अभी भी इफ इट इज़ ट्रेडिंग अराउंड से 68 to 70 का रेंज, आई थिंक अपसाइड काफ़ी बाकी है स्टॉक में। ऑन द लोअर साइड कंटिन्यूसली अपने स्टॉक एवरेजेस को सपोर्ट लेकर ट्रेड कर रहा है, तो ऑन दी लोअर साइड 63 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है। आई थिंक जब तक वो ब्रेक नहीं करता 80, 84, 81 ये जो रेंज है दैट इज़ द मिनिमम टारगेट ऑन दी अपसाइड, तो यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नॉट ओनली द शॉर्ट टर्म एज वेल एज द मीडियम टर्म एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। इस बीच कुछ इम्पोर्टेंट बयान आए हैं वायर्स पर, और ये आए हैं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि इन्फोसिस के बोर्ड के साथ वे जो फ़िलहाल लड़ाई है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फोसिस के जो करंट चेयरमैन हैं आर शेषाशायी, वो एक काफ़ी हाईएस्ट इंटीग्रिटी के कॉर्पोरेट सिटीज़न हैं और उनके ऊपर फ़िलहाल कोई शक नहीं है। तो इन अ वे इट्स अ काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग, लेकिन जो बड़ी खबर है वो यही है कि को फाउंडर नारायण मूर्ति ने ये कहा है फ़िलहाल कि वे इन्फोसिस के बोर्ड के साथ जो अपनी लड़ाई है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसका मतलब तो यही निकलता है कि जो चीज़ एक समय ऐसा लग रहा था, इनफैक्ट आज सुबह भी बाज़ार खुलने से पहले तक ये लग रहा था कि दिस माइट स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, और जिस तरह से बयान आ रहे थे दोनों ही तरफ से, लेकिन अब ये बयान आना इन्फोसिस की तरफ से, नारायण मूर्ति की तरफ से, वो अपने आप में काफ़ी अहम है। एंड आई थिंक इसका एक ओवरहैंग देखने को मिलेगा आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्फोसिस की तरफ से होगी, उसमें भी इससे पहले मीडिया से बातचीत में इन्फोसिस के चेयरमैन आर शेषाशायी ने भी ये कहा है कि उन्होंने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हैं उसे पूरी तरह से अपहोल्ड करने की कोशिश की है, और उसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं था जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं उसमें। तो ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है नारायण मूर्ति की तरफ से ठीक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले हफ्ते तक जो बात चल रही थी वो यही चल रही थी कि शायद ये जो लीगल बैटल है वो लंबी चल सकती है, और ख़ुद इनफैक्ट जो फाउंडर्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि जो करंट चेयरमैन हैं आर शेषाशायी, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए एंड देयर हैज़ टू बी एन इंटरिम चेयरमैन। जी, और इनफैक्ट कुछ और भी स्टेटमेंट्स उनकी ओर से आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस के बोर्ड में सभी डिसेंट पीपल हैं, और ये भी कहा है कि जो लार्ज पे आउट्स दिए गए हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और उनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। तो अब पूरी तरीके से जो उनका स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से चेंज हुए हैं उन्होंने, क्योंकि जो पूरा मसला था वो सीवरेंस पैकेजेस को लेकर ही था, और इस पर उन्होंने कहा है कि जो लार्ज पे आउट्स दिए गए हैं वो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इट कैन बी कंफ्यूजिंग एंड नीड टू बी सॉर्टेड आउट। अब ये उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ये नारायण मूर्ति की ओर से। अब शाम की जो बोर्ड बैठक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इन स्टेटमेंट्स के बाद स्पेशली, और इन्फोसिस अगर देखेंगे भी तो इंडिकेटिव एक्शन में अभी करीब 0.25% के गेंस दिखा रहा है। गौरांग, आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहेंगे? वेल, इस तरीके की टिप्पणी आना सुबह जबकि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल से ये जो कन्फ्यूजन है या फिर जो भी कंसर्न्स है उसको थोड़ा बहुत एड्रेस करता है और सहानुभूति देता है। और आपको याद होगा दीपाली, और शायद मीर को भी याद होगा कि अब से कुछ समय पहले जब यस बैंक के बोर्ड को लेकर के दो गुटों में मतभेद हो रहा था, तब भी मैंने टिप्पणी की थी आप ही के चैनल में कि इस तरह के मतभेद जो है वो बोर्ड रूम में बंद दरवाजे में सुलझ जाए तो बेहतर है, रादर देन कमिंग आउट इन पब्लिक डोमेन। जब साइरस मिस्त्री, रतन टाटा जी और टाटा सन्स के भी बीच में मतभेद हुआ, तब भी मैंने ये टिप्पणी की थी कि बोर्ड रूम में सुलझ जाए मैटर तो बेटर है। और आज भी मैं वही कहूँगा कि जिस तरीके की क्रेडिबिलिटी, जिस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिस तरीके की विजन, इंटीग्रिटी एंड वैल्यूज़, इन सब को ध्यान में रखते हुए और उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से इन्फोसिस ने पूंजी में वृद्धि की है लोगों की लंबी अवधि के नज़रिए से, मैं मानता हूं कि शेयरधारकों के हित में, कर्मचारियों के हित में और अपनी कॉर्पोरेट की इमेज के हित में ये सुझाव और जो भी मतभेद है वो मेरे ख्याल से सुलझ जाएगा बहुत जल्दी। और नेगेटिविटी जो है मुझे बिल्कुल भरोसा है कि वो शॉर्ट टर्म में ही रहेगी, क्योंकि आज शाम के बाद मेरे ख्याल से जो भी क्लैरिफिकेशन है उसके लिए मेरे ख्याल से काफ़ी सक्षम है मैनेजमेंट टिप्पणी करने के लिए। एज अ डिस्क्लोजर, जैसे मैं पहले बता रहा था, हमारी कवरेज है इन्फोसिस पर।